अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। सवाल दिया था एक होमवर्क और किया है उसमें। अच्छा, जो पार्ट बी है ना, ये काफी अजीब सा है पार्ट, तो अगर ना समझ आए तो मायूस नहीं हो जाना, समझाऊंगा जरूर। पार्ट ए में मसले पहले करते हैं डिस्कस। कैसे पता चल रहा है इस टॉपिक का सवाल है, क्योंकि रिक्वायरमेंट में कहा है कि कितनी सेल करें कि टारगेट प्रॉफिट कमा ले। पिछले साल प्रॉफिट कितना कमाया था? 90 पैट। हम चाह रहे हैं कि अगले साल इसमें इजाफा हो जाए 126, और ये पैट है तो इसको 70 16। इसमें कोई एतराज? टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने में मसला? यस सर। क्या मसला है? अच्छा, वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल से ना भी करें तो काम चलेगा, लेकिन 90 मिलियन की डेप्रिसिएशन बेचारे 47 में कैसे शामिल हो सकती है? अरे, जो इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट ऑटम 18 डिस्कस कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और सवाल किया होगा। किस किसने किया है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। चले, बाकियों को जरूरी काम ही होगा यकीनन। ऑटम 18 पार्ट ए कर रहा हूं डिस्कस। टोटल सेल्स टारगेट, जो इससे पहले किया था उसमें यूनिट्स पूछे हुए थे, इसमें अमाउंट ऑफ सेल पूछी हुई थी। तो हमें वो जो दो फार्मूले कल बताए थे उनमें से दूसरे वाले को बेस बनाना है। टोटल फिक्स कॉस्ट बता रहा हूं जिनको मसला है। ये जो पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट गिवन है, जब ये इनकम स्टेटमेंट है और एज सच कोई ये भी नहीं कहा कि एरर्स हुए थे, तो क्या सारे एक्सपेंसेस इनकम्स इसमें आ नहीं रहे? कुछ और होंगे जो रह गए होंगे करने वाले, आ रहे होंगे। डेप्रिसिएशन इस इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। अब या तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में होगी या फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होगी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 47 मिलियन है, बल्कि उस 47 को भी और तोड़ के दिखाता हूं। 47 मिलियन में से 60% 60 फिक्स्ड है, 60 फिक्स्ड है, 28.2। इस बेचारे 28 में 90 मिलियन की डेप्शन भी शामिल है। ये छोटी सी 90 है, छोटी सी 90 मिलियन है इसके अंदर शामिल, नहीं हो सकती इसमें शामिल, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ही होगी। लेकिन अगर आपको इस नहीं जाना डिवीजन में, कोई मसला नहीं है, हम निकाल तो टोटल फिक्स कॉस्ट रहे हैं ना। हम कौन सा कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग अलग अलग बताना चाह रहे हैं? ना करें कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 400, नहीं 400 का 40, 400 का 40, 160, और ऑपरेटिंग थे 47 का 60, 28.2, 188.2। इसमें डेप्रिसिएशन भी है, हाँ, और उसके अलावा बाकी भी है। ये है 90 और ये है 98.2, तो ये अगले साल भी इतनी होगी और ये अगले साल 1.05 हो जाए। तो ना निकालें कॉस्ट ऑफ सेल में से, टोटल में से निकाल लें। टोटल फिक्स कॉस्ट, सीएस रेशो चेंज हो जाएगी या पिछले साल वाली ही रहेगी? क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं, और इसको ऐसे ना याद रखिए कि प्राइसेस चेंज हो रही हैं। मैंने उस दिन ना उस जगह पर एक बात बताई थी, सेल प्राइस अगर 100 थी और वेरिएबल कॉस्ट 70 थी, कंट्रीब्यूशन 30% है। और अगर महंगाई हो जाए, और वो महंगाई भी ऐसे कि ये भी 10% बढ़ जाए और ये भी 10% बढ़ जाए, तो कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ इसलिए सीएस रेशो चेंज नहीं हो रही कि प्राइस चेंज हो रही है, डिफरेंट हो रही है। सेल प्राइस हो रही है महंगी 8%, जबकि बाकी वेरिएबल खर्चे 5%। इस वजह से सीएस रेशो चेंज हो जाएगी। तो पुरानी सीएस रेशो से काम नहीं चलेगा, हमें नई सीएस रेशो निकालनी पड़ेगी। और पर यूनिट यूनिट्स तो है नहीं, तो वही काम जो परसों वाले साल में किया था कि पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट को वॉल्यूम चेंज इग्नोर करके प्राइस चेंजेस डाल लेते हैं। अब वो प्राइस चेंजेस कैसे डाली है, इसमें मसले होंगे, कमीशन में होगा। फिगर बताइए मुझे। सेल्स 567, कॉस्ट ऑफ सेल 400, 167, ऑपरेटिंग 47, 120, बस ठीक है, बहुत है। अगर हम वॉल्यूम चेंज इग्नोर कर दें तो इनमें प्राइस चेंजेस आएंगी, और प्राइस चेंजेस ऐसे निकाली हुई है कि पहले कॉस्ट ऑफ सेल से वेरिएबल और फिक्स तो अलग करेगा।
60 वेरिएबल है, 40 60 अच्छा 240 और 160 और इसमें 0.8 और 28.2। इस सवाल में गैर इखलाकी हरकत यह है, और इस तरह की गैर इखलाकी हरकतों का ना स्टूडेंट्स को नहीं सजा मिलती। होता यह है कि अगर वर्डिंग एम्बिगुअस हो तो फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, ये मैं कमीशन में आके बताता हूं क्या कह रहा हूं। फिक्स्ड तो वहां कर दी बात, फिक्स्ड ओके। ये वेरिएबल की मैं कर रहा हूं बात। कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इनकम स्टेटमेंट में पिछले कहीं तो आ ही रहा होगा। कहां आ रहा होगा? कॉस्ट ऑफ सेल में कमीशन क्यों? अच्छा, ये मल्टीपल बच्चों ने, चलो 3 बच्चों ने तक पहुंचा दी तो इसका मतलब और भी होंगे। कमीशन कॉस्ट ऑफ सेल है, कमीशन सेलिंग एक्सपेंस होता है भाई। तो इनकम स्टेटमेंट में सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो कमीशन कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आ रहा होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहा होगा, इस 47 में आ रहा होगा। बल्कि इसको और तोड़ता हूं, इसमें आ रहा होगा, इसमें इसमें आ रहा होगा ना, क्योंकि कमीशन एक वेरिएबल एक्सपेंस है। तो इस 18.8 में कमीशन और उसके अलावा बाकी अदर वेरिएबल होंगे। पहले कमीशन कितनी होती थी? 2%। अब यहां पर गैर इखलाकी हरकत यह है कि 2% ऑफ नेट सेल। ये नेट सेलिंग प्राइस लिख के ना उसने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया कि ये शायद कमीशन माइनस करके जो आ रहा है उसको कह रहे हैं नेट। इसमें इस शेयर में शायर कहना चाह रहा था कि मैं जो आगे डिस्काउंट का जिक्र कर रहा हूं ना, उसको माइनस करने के बाद को मैं नेट सेल प्राइस कह रहा हूं। लेकिन ये कोई ऐसा वैलिड रीजन नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सेल माइनस कमीशन को नेट सेल्स कहा है तो भी उसका आंसर सही माना गया होगा। वैसे इस सवाल में सवाल बनाने वाला ना डिस्काउंट माइनस करने को नेट सेल कह रहा था, तो पिछले साल तो वैसे ही डिस्काउंट कोई नहीं था, तो नेट सेल फिर 567 ही थी। कमीशन पिछले साल कितनी थी? 567 का 2% कितना बना? 11.34। इतने मिलियन कमीशन थी, तो बाकी अदर होंगे 7.46। अब नई वेरिएबल कॉस्ट बनाने के लिए इसको 1.04 करेंगे, इसको 1.04 करेंगे, और इसकी जगह नई सेल्स का 3% ले आएंगे, तो नई वेरिएबल कॉस्ट बनेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.04, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन कमीशन, यानी ये भी 4% बढ़ेंगे। और कमीशन बढ़ेगी नहीं, कमीशन का रेट ही 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो वो नई सेल्स पे 3 लगाना पड़ेगा। तो ये जो निकाला है ना, ये मैंने पीछे ब्रैकेट में ये किया हुआ सॉल्यूशन में 47 इंटू 40% माइनस 567 का 2%, तो मैंने ये निकाला हुआ है, और इसको फिर 1.04 किया हुआ। और सेल्स के लिए ये जो 567 है ये महंगा हो जाएगा, ये आएगा 61 पॉइंट, लेकिन इसमें से डिस्काउंट माइनस होगा कि इनमें से 30% लोग हैं जिनको 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये सेल्स, ये वेरिएबल कॉस्ट, तो नई सीएस रेशो निकलेगी। ये पार्ट ए है। तो जिन्होंने किया है पार्ट ए में और कुछ पूछना है तो वे बताएं। पर यूनिट किधर है जी? ये सब रुपीस मिलियन है। हाँ, क्योंकि असल में तो वॉल्यूम चेंज होना है। देखिए ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ईयर मेंशन्ड है, ईयर यानी 2019 के 18 के नहीं, बस गुजरा हुआ और अगला साल है। तो मैं कह देता हूं 23 और 24। ये हमने फिगर्स 24 की कैलकुलेट की हैं, जबकि असल में 24 में तो वॉल्यूम भी बढ़ना होगा, इसलिए हम इनको 24 की फिगर्स लेकिन इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज कह रहे हैं। ये हमने पर यूनिट नहीं किया है। 23 की फिगर्स थी, इन 23 की फिगर्स को यूज करके 24 की फिगर्स बनाई है प्राइस चेंज डाल के, लेकिन फिलहाल इनमें क्वांटिटी चेंज नहीं डाली, इसलिए इनको कहा है इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज। मकसद क्या था? सीएस रेशो निकालना। पार्ट ए जिन्होंने भी किया है, पार्ट ए में बताइए और क्या पूछना है। अच्छा, आज वाले सवाल से थोड़ी घबराहट आपकी और बढ़ जाएगी, लेकिन सीवीपी के चैप्टर में मुश्किल पोर्शन उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होगा जो सिर्फ ये समझते हैं कि इस पैटर्न का सवाल आएगा तो हम कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। तो सीवीपी में तो कभी किसी वर्किंग में किसी रास्ते पे जाना होगा, कभी किसी रास्ते पे जाना होगा। फार्मूले कोई नए नहीं होंगे, होगा सिर्फ वही, लेकिन उसी में घूम फिर रहे होंगे। पार्ट ए। पार्ट बी है तो बहुत अजीब सा, लेकिन देखें समझ अगर आ जाए तो, और समझ आ जाए तो आइंदा कभी टेस्ट हुआ तो आप कर सकें। जी जी
जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पिछले साल, अच्छा मैंने वो स्प्रिंग 19 में ना, मैंने स्प्रिंग 19 में कहा था अल्टरनेटिव आप 100 रुपए सेल प्राइस अज्यूम कर लें, बिल्कुल कर लें। उससे भी करा देता हूं अगर आपको वो ठीक लगता हो। 2023 में सेल प्राइस अगर मैं रख लूं 100 रुपए, तो टोटल यूनिट्स पिछले साल के आ जाएंगे। अच्छा ये ज्यादा गहरी लगे बात तो इग्नोर कर देना है, इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज था ना जैसे, तो इग्नोर ये कर देना। अगर समझ आए कि हाँ 100 रुपए अज्यूम करके काम चलता है तो ये रखिए, वरना मैंने इसलिए नहीं बताया कि थोड़ी सी बात गहरी हो सकती थी ना, बताओ। अगर हम 100 रुपए अज्यूम कर लें तो पिछले साल इतने यूनिट्स बेचे थे, और अगर इतने यूनिट्स बेचे थे तो वेरिएबल कॉस्ट 240 मिलियन डिवाइडेड बाय 5.67 मिलियन, इससे पर यूनिट वेरिएबल आएगी, और 7.46, तो आपके पास पर यूनिट सेल प्राइस आएगी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, पर यूनिट वेरिएबल अदर ऑपरेटिंग आएगी, और पर यूनिट कमीशन आएगी। तो ये पिछले साल की पर यूनिट चीजें बन गई। अब इसको करना है हमने इनटू 1.08 और आगे डिस्काउंट लगाना है, और इनको भी 1.04 करना है, इसको 1.04 करना है, और इसकी जगह इसकी नई कमीशन आ जाएगी, तो उससे भी सीएस रेशो निकल आएगी। लेकिन मैं ज्यादा इसलिए नहीं बताता कि ये ना हो कि वो भी जाए, तो जिसको ये मैंने थोड़ा सा गाइड किया, जो इससे करना चाहे वो करके मुझे अलग से चेक करा दे। पिछले साल में जो 100 सेल प्राइस अज्यूम कर रहे थे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट या कमीशन के इक्विवेलेंट परसेंटेज अमाउंट पता होती थी जिससे हम सेल प्राइस कहते थे, तो ये थोड़ा डिफरेंट नहीं हो गया? हाँ इसीलिए मैंने इसमें अल्टरनेटिव क्या बताया भी नहीं, अपने पास मैंने इसका अल्टरनेटिव सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मुझे वो ज्यादा आसान लगा तो मैंने वो बताया हुआ। उसमें फिर ये करना पड़ेगा कि अब जो पिछला सवाल था ना उसमें कंट्रीब्यूशन 30% थी, तो वेरिएबल कॉस्ट सीधी सीधी 70 रुपए कर ली थी। यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि सेल प्राइस वेरिएबल कितने परसेंटेज है, तो इसलिए आपको पर यूनिट वेरिएबल निकालने के लिए यूनिट्स निकालने पड़ेंगे 100 रुपए अज्यूम के हिसाब से, इनके हिसाब से इनके पर यूनिट निकलेगी, फिर पिछले साल की पर यूनिट आ जाएंगी, उनमें चेंजेस डाल के नए की पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ से निकालनी यूनिट्स। लेकिन ये बहुत आंसर सेम आएगा, अगर वो करना चाहे तो मुझे चेक कर लेना, मेरे पास एक्सेल पे सॉल्व है। ये मैंने पूरा नहीं किया, ये पॉइंट नहीं, वन माइनस, अच्छा ये इस तरह प्राइस बनेगी, एक महंगाई होगी और फिर ये 10% लोगों को 30% नहीं, 30% लोगों को 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ये काफी मुश्किल हो जाएगी बात। 108 इसमें से डिस्काउंट माइनस इसका 30% का 10%, 108 का 30 का 10, ये नई सेल प्राइस होगी, इसका 3% कमीशन होगा, लेकिन ये बहुत लंबा बन जाएगा। जो करना चाहे अलग अलग है, कुछ बच्चे मुझे शक्लों से अंदाजा है वो करना जरूर चाहेंगे, तो वो मुझे बेटे अलग से बताना। वेटेड एवरेज किसका आपने किया हुआ है, मुझे भी क्लास के बाद दिखा देना। अभी और एक बहुत मुश्किल पे लेके जाना है, तो जी कौन सी वाली बता रही है, दोबारा बोलिए। अच्छा जी, हाँ लगाए 240 18.8 258.8 माइनस कर दूं 11.34, ये पिछले साल की फिगर है कि नए साल की फिगर है? ये पिछले साल की है ना बेटे, तो कमीशन वो लेना जो 567 का 2% है, 593 का क्यों ले रही हैं? पार्ट बी, पार्ट बी में पूछा हुआ है के। अच्छा अगर इस रूम की कैपेसिटी 200 चेयर्स है कैपेसिटी, लेकिन चेयर्स खुली खुली रख के बस 160 चेयर्स रखी हुई है, तो कहा जाएगा कि इस रूम की कैपेसिटी 80% यूटिलाइज हो रही है। अगर एक प्लांट से 100 यूनिट्स बना सकते हैं और हमने सिर्फ 70 यूनिट्स बनाए, तो कहा जाएगा कि हमने प्लांट की कैपेसिटी को 70% यूटिलाइज किया। पिछले साल यानी जो साल गुजरा है यूटिलाइजेशन कितनी थी? 70%। मैं पार्ट बी तक पहुंचा रहा हूं, जिनको ये सारी डिस्कशन के बाद पार्ट बी समझना है दिल छोटा नहीं करना, ये है बड़ी डिफरेंट सी बात, सिर्फ इसी बात के ऊपर 15 नंबर का सवाल नहीं आएगा, तो अगर आपको ये वाला पॉइंट ना भी क्लिक कर सके कोई बात नहीं, दिल नहीं छोड़ देना। क्या हुआ जी 70%। मैं आपको पार्ट बी समझाने लगा हूं, लेकिन पहले अपनी डिफरेंट वैल्यूज लेके,
2023 में प्रोडक्शन हुई थी, ये मैं खुद से वैल्यूज ले रहा हूं, 350 यूनिट्स, जो कि टोटल का 70% यूटिलाइजेशन थी। 2024 में हमारा प्लान है कि हम 380 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि अगले साल अगर हम 380 यूनिट्स बनाएंगे तो कितने परसेंट हम कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे होंगे? कैसे करें कैलकुलेट? फालतू चीजें में मिटा के, ये जो बच्चे सवाल में 350 ढूंढ रहे हैं ये नहीं मिलेगा आपको। मैंने ऐसे ही बस आपको ये खुद से यूनिट लेके एक बात समझाने की कोशिश की है जी। कैसे? पहले ना आपको टोटल तक आना पड़ेगा। ये 70% था, इसका 500, तो फिर ये 500 का कितने परसेंट है? 70। यहां तक बात आई समझ? अगर ये भी हम 100 रुपए का बेचते थे और ये अगले साल भी 100 रुपए का बेचेंगे, तो ये आंसर क्या बना? 35। अच्छा, ये 500 कैसे निकाला? 350 डिवाइडेड बाय 70%। और ये आंसर कैसे निकाला? 380 डिवाइडेड बाय 500। ये क्या बना? इंटू 100, 35,000 और रुपीज है। और ये क्या बना? 38,000 रुपीज। अगर आप ये वाला सलूक रुपीज के साथ कर लें, डिवाइडेड बाय 70%, 50,000 रुपीज, यूनिट्स नहीं रुपीज, और फिर 38,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये रुपीज से करने में भी आंसर सेम क्यों आ गया? क्योंकि प्राइस सेम रखी है। लॉजिकल कैलकुलेशन के इतने परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज हुई थी, अगले साल कितनी होगी, ये यूनिट से कैलकुलेट होना चाहिए कि रुपीज से? यूनिट से। लेकिन रुपीज से भी क्यों वही आंसर आ गया? क्योंकि प्राइस सेम थी। अगर प्राइस सेम ना होती तो यूनिट्स सही क्या है? सही परसेंटेज यूटिलाइजेशन जाननी है तो यूनिट से। अगर प्राइस सेम थी तो रुपीज से भी वही आ गया है रिजल्ट। लेकिन अगर प्राइस डिफरेंट होती, उधर कम होती इधर ज्यादा होती, तो फिर रुपीज करने से ये सही आंसर तक हम ना पहुंच पाते। 2023, अच्छा 2023 और 24 मैंने इसमें जिक्र करने के लिए नाम दिया है। असल में 2023 की सेल्स कितनी थी? 567। 2024 की सेल जो हमने कैलकुलेट कर ली, नहीं, एंड आंसर जब निकाल लिया 612.36। सवाल ये पूछा है कि पिछले साल अगर हमने कैपेसिटी 70% यूटिलाइज की हुई थी तो 672 है जहां जो फाइनल सेल्स थी 672 था, तो 612 कहां से आया? अरे ये नहीं भाई, इसकी बात नहीं कर रहा, जो फाइनल आंसर निकाला सवाल का 672 निकला है ना, 0.83। ये पिछले साल की सेल्स थी, ये इस साल की सेल, मतलब 2023 की 2024 की। पार्ट बी में पूछा हुआ है कि जब इतनी सेल की थी तो ये टोटल कैपेसिटी का 70% यूटिलाइजेशन थी। अगर अगले साल हम इतने सेल करेंगे तो हम कितने परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे होंगे, ये पूछा हुआ है। ये जो मैं जहां बता रहा था, लॉजिकली ये सवाल सॉल्व करने के लिए यूनिट्स होने चाहिए थे। पिछले साल के यूनिट्स, उससे हम लोग कैपेसिटी निकालते यूनिट्स में, 2024 के यूनिट्स होते, उससे हम डिवाइड करके 24 की यूटिलाइजेशन निकालते। लेकिन यूनिट्स तो सवाल में है ही नहीं। अमाउंट से काम चला ले। अमाउंट से सिर्फ तब चला पाएंगे काम जब 23 और 24 की सेल प्राइस सेम हो। तो इन दोनों में जो फर्क है वो क्वांटिटी चेंज भी है, प्राइस चेंज भी है। तो इन दोनों अमाउंट्स को यूज करके तो हम ये वाला काम नहीं कर सकते। पार्ट बी में जो रिक्वायर्ड है, कौन का टाइम जाया कर रहा हूं या कुछ समझ आ रहा है? जो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है, कॉफी ठंडी होगी सर। क्या बोल रहा था? जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट है वो सही यूनिट से ही सॉल्व होगा, क्योंकि प्रोडक्शन की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी यूनिट्स बनाना, तो सही तो यूनिट से ही आंसर होगा, जैसे मैंने यहां 350, 500 और 380 से किया है। लेकिन यही वाला एंड आंसर अमाउंट से भी आ गया सिर्फ तब जब सेल प्राइस सेम रखी, 23 में भी 24 में भी। अब यहां पर यहां से यहां तक आते आते यूनिट तो बढ़े ही हैं, प्राइस भी चेंज हो गई है, तो हम इन दोनों अमाउंट्स को लेके ये वाला काम नहीं कर सकते।
ये तब कर पाते। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए जितनी प्राइस चेंज है, अगर वो प्राइस चेंज इसमें डाल ले, जो हमारा आंसर बना था 593.99, ये हमने पिछले साल की सेल में प्राइस चेंज का फैक्ट डाल के ये चीज जबरदस्ती बनाई थी। अब इसमें और इसमें प्राइस सेम आ गई, फर्क सिर्फ क्वांटिटी का है। तो इन दोनों को यूज करके हम ये वाला काम कर सकते हैं। यानी इस 35,000 की जगह ये रख ले, इसको 70 से डिवाइड करें, ये फिगर आएगी, और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये पार्ट बी में किया हुआ। हाँ जी, अच्छा, जो सीवीपी वाला चैप्टर है ना, इसमें आपके बड़े बूढ़े डरते रहे हैं, तो वो डरते इसी वजह से हैं कि सवाल में ना ये कि अब यहां से कहां जाना है, फिर वहां से कहां जाना है, इसमें मुश्किलें होती हैं। लेकिन आसान आसान सवाल भी आए हुए हैं इस चैप्टर में से। जितने सवाल अब तक किए हैं, बीच में आसान भी तो थे, लास्ट टाइम वाला भी बड़ा आसान सा सवाल था। तो अगर आपने सीवीपी के चैप्टर को यह सोच के छोड़ दिया ना कि रहने दो, इतना टाइम हम बाकी पे लगा लेते हैं, और इसका आसान सवाल आ गया, तो रोएंगे फिर। तो इसलिए जितनी मेहनत करके जो कर पा रहे हैं बस उस पर सबर शुक्र करें, लेकिन मेहनत करते हैं। चलें, ऑटोमेटिक बहुत है। अब आते हैं एक बड़े ही खूबसूरत सवाल पे, और बल्कि उस सवाल को कराने से पहले एक दो नोट्स लिखवा दूं। अगर कल वाले लेक्चर में 2 फार्मूले लिखे थे मैंने, वहां जगह है तो वहां लिख लें, अगर नहीं तो आज वाले लेक्चर में लिख लें। कल जब मैंने टारगेट सेटिंग स्टार्ट किया था ना, कल जब टारगेट सेटिंग स्टार्ट किया था, तो 2 फार्मूले लिख के दिए थे कि इन्हीं 2 फार्मूलों को अगर बेस बना लें तो टारगेट सेटिंग के सारे सवाल इन पे ही हैं। कल मैंने टारगेट सेटिंग की हेडिंग दी थी और 2 फार्मूले लिखे थे, और ये 2 वही फार्मूले हैं जिनसे मैंने ब्रेक इवन डिराइव किया था। पहुंचे? अब मैं इसमें आगे ना कुछ नोट बता रहा हूं, सुन लें पहले। अगर आपके पास उसी जगह लिखने की है तो आप लिख लेना, नहीं तो आज वाले लेक्चर में लिख लें। पहले पूरी बात सुन लें, फिर देख लीजिए आपने कल वाले पेज पे लिखना है कि आज वाले पेज पे लिखना है। मैंने ना इन्हीं दोनों से ब्रेक इवन डिराइव किया था। तो मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन में क्या फार्मूला था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज कर दिया था हमने। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल आया था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को भी एवरेज कर लिया था और सीएस रेशियो को भी एवरेज कर लिया था, और ऐसा करने से जो आंसर आ रहा था वो फिर प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन यूनिट्स आ रहे थे, कंबाइन, फिर वो कंबाइंड आ रहे थे। तो टारगेट सेटिंग वाले सवाल में अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हुए तो इन्हीं दोनों फार्मूलों में, ये जो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नजर आ रहा है, कंट्रीब्यूशन का वर्ड नजर नहीं आ रहा, ब्रैकेट में सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कल वाले दोनों फार्मूलों की बात करो बेटे। जो मैंने पहले लिखा था ना, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट का सवाल हो गया तो ये कौन सा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा? वेटेड एवरेज। और साथ यूनिट सोल्ड कौन से होंगे? कंबाइंड। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा? सीएस रेशियो कौन सी होगी? वेटेड एवरेज, और जो साथ सेल लिखी हुई है ये कंबाइंड होगी। तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल ये टारगेट सेटिंग में आ जाए तो इन दोनों फार्मूला में ये चेंज कर दीजिएगा। कल वाले पेज पे जगह है तो वहां लिख लें, आज पे है तो आज लिख लें। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल है टारगेट सेटिंग का, तो जो कल 2 फार्मूले बताए थे उनमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि ब्रैकेट की शक्ल में लिखा हुआ था, और सीएस रेशियो, ये वेटेड एवरेज वाले आ जाएंगे। और जो पहले फार्मूले में यूनिट लिखे हुए और जो दूसरे फार्मूले में टोटल सेल लिखी हुई है वो कंबाइंड वाली आ जाएंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेटेड एवरेज होगी, सीएस रेशियो वेटेड एवरेज होगी, जो ब्रेक इवन के फार्मूले में करते थे, और जो यूनिट्स हैं वो कंबाइंड यूनिट्स, और जो टोटल सेल्स हैं वो भी कंबाइंड टोटल सेल्स। अभी इससे आगे निकले हैं, अभी अगले सवाल पे चलते हैं, फिर ना वो अगला सवाल भी नहीं पूरा होना, अभी क्लास के बाद पूछिएगा। चलिए अब आप पढ़ लें सवाल, ये सीवीपी के मेरे फेवरेट सवालों में से है। ऑटम 19, ये मेरी बुक में होगा क्वेश्चन 5। ये अगर सवाल आपको छोटा नजर आ रहा है तो जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे भी है।
सवाल पढ़ने में करता हूं, बल्कि हम मिल मिला के करते हैं। जी जी जी। अरे तो यही कह रहा था ना भाई कि है तो यूनिट्स के साथ, लेकिन हाँ हाँ, अगर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें और कोई क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो यही सेल ही बन जाएगी ना। कहाँ है सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग? कितने यूनिट्स हैं जो ओपनिंग थे, कितने क्लोजिंग थे? हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, इस सवाल में कैसे पता कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, कितने यूनिट्स बने, कितने बिके, है कहीं? तो नहीं है तो कितने को स्टॉक रख लें, कितना रख लें? नहीं आप बताएं ना, यही तो कह रहा हूं कि इस सवाल में कितने यूनिट्स बने और कितने नहीं बिक सके, कहाँ है? नहीं है ना, तो क्या बेहतर अपनी आसानी है कि जितने बने सब बिक गए, या नहीं थोड़े से रहते हैं? सारे बिक गए ना, तो इसलिए प्रोडक्शन सेल। अच्छा जितने बच्चे कुछ रह गए टेस्ट देने वाले, तो ये अगले हफ्ते में सीबीपी का टेस्ट दे दें, अगर नहीं देना ना दें, कोई बात नहीं, अगली टाइम में सही, लेकिन बस ये खत्म कर लूं तो वो जुमेरात जब भी। सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। चलो आपकी खुश शक्लों से लग रहा है कि आपने पढ़ लिया है, सवाल पढ़ के फारिग हो गए। पार्ट ए, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन, और लेकिन ब्रेक इवन मांगा हुआ है रेवेन्यू में और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगी है यूनिट्स में, तो कोई बात नहीं, सेल प्राइस है, यूनिट से रेवेन्यू या रेवेन्यू से यूनिट्स पे जा सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन के लिए पहले मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाला ब्रेक इवन कंबाइन निकालना पड़ेगा। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यूनिट्स वाला के रेवेन्यू वाला? रेशो कौन सी है? रिक्वायर्ड से जस्ट पिछला सेंटेंस, कारपेट्स एंड रग्स आर सोल्ड इन रेशो 1:4। तो ये यूनिट्स की बात हो रही है, मतलब कारपेट रग फिजिकल चीज है कि ये बेचे जाते हैं 1:4 में, तो ये यूनिट की रेशो है। और ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट, ये पिछले साल का है कि बजटेड है? बजटेड है, पिछला साल तो है ही नहीं, ये तो नया उन्होंने बिजनेस लॉन्च करना है, तो ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। इस टेबल में सब कुछ बजटेड डाटा है और आपसे पूछा है ब्रेक इवन सेल, तो पार्ट ए तो बस मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन का हो गया ना, पार्ट ए। तो हमें निकालनी पड़ेगी कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में, क्योंकि रेशो यूनिट्स वाली है, तो उसके लिए चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट पता नहीं और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता नहीं। ₹1000 में है जी। टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ है सवाल में? कॉस्ट ऑफ सेल में भी हो सकती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी हो सकती है, कितनी है नहीं पता। और इस टेबल के नीचे लिखी 2 लाइनों में से क्या कोई हिंट मिल रहा है? सीएस रेशियो से निकालना है, क्यों? तो
अच्छा अच्छा, चलें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तकरीबन पता है। कारपेट की कितनी? 24,000 का 75%, 4,000 का 80%। जिनको यही समझ नहीं आया तो वो तो बच्चों घर जाए किसी बड़े को भेजें। ये क्या किया? 25% कंट्रीब्यूशन है तो 75% वेरिएबल है, 20% कंट्रीब्यूशन है तो 80% वेरिएबल है। 18,000 और 3200 और क्या 212? अरे हर चीज थोड़ी ऐड करते थे, दो अलग अलग लिखे हैं बस। तो ये फिर 89 हो गया। टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए आपको सवाल में एक तो डाटा दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर। तो अगर हम उनका टोटल कर लें, एक है 360 और एक 90, 450। चलिए अब आपके पास ना 450,000 टोटल कॉस्ट अवेलेबल है, 450 मिलियन है असल में। टोटल कॉस्ट अवेलेबल है जिसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है। फिक्स्ड ढूंढनी है और वेरिएबल पर यूनिट भी है। तो कोशिश सारे लोग करें, शाबाश ढूंढे, कोशिश बेटा जरूर किया करें। मैंने आपको इतना सारा गाइड तो कर दिया कि टोटल खर्चा है। अच्छा ये रास्ता क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कोई नहीं है इंफॉर्मेशन, लेकिन वेरिएबल का कुछ ना कुछ रास्ता निकल रहा है। तो अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें और माइनस कर लें तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ना। करें ट्राई जरूर किया करें सारे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ढूंढें जैसे तैसे। कितना? यानी 54940। फिर कॉस्ट बताइए। नहीं, कितनी? सॉल्यूशन तो नहीं देखा पक्की बात? चलो ठीक है, शाबाश। चले 65 मिलियन ढूंढे कैसे? जी आ गए 65 मिलियन फिक्स कॉस्ट। नहीं, कोशिश तो किया करें ना यार, इतने सारे काबिल लोगों में से एक नहीं जवाब दिया। और ये ज़ेरे ज़मीन मखलूक में से भी कोई नहीं बेटे? रिपीटर को तो वैसी फिगर याद होगी, लेकिन चलिए ठीक है। हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर पता चल जाए तो टोटल फिक्स आ जाएगी, और इनकी वेरिएबल कॉस्ट पता है पर यूनिट। तो अब चाहिए यूनिट्स। मसला है कि यूनिट्स नहीं पता, रोला सारा ये है कि यूनिट्स नहीं पता।
को 2-3 दिन पहले मैंने एक बात समझाने की कोशिश की थी, अगर आपने समझी के लिखी है तो अच्छी बात है, आगे भी बार बार काम आ सकती है कि एक पॉपुलेशन में से कुछ पे अगर एक प्राइस और कुछ पे दूसरी प्राइस लगनी है तो हम एवरेज निकाल के अगर पूरी पॉपुलेशन पे वो प्राइस लगा देंगे तो भी टोटल सही आएगा। ये की थी बात। ये जो टेबल में 500 मिलियन है ऊपर सेल्स, ये किसकी सेल है, कारपेट की कि रग्स की? दोनों की। जबकि कारपेट के यूनिट्स और हैं, कारपेट की सेल प्राइस और है, रग्स के यूनिट्स और हैं, रग्स की सेल प्राइस और है। लेकिन अगर हम इन दोनों की सेल प्राइसेस का एवरेज करके सारे यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो 500 मिलियन आ जाएगा ना? पता नहीं क्या कह दिया मैंने। एवरेज सेल प्राइस पर यूनिट, एवरेज सेल प्राइस पर यूनिट, इन दोनों की सेल प्राइसेस को वेटेड एवरेज कर दूं किस रेशो में? जो उनके यूनिट्स की रेशो है। तो इसकी 24,000, अच्छा रेशो क्या है? 1:4, तो 24,000 इंटू 1/5 और 4,000 इंटू 4/5, 8,000। अब एवरेज सेल प्राइस आ गई 8,000, तो हम टोटल यूनिट्स सोल्ड निकाल सकते हैं। 500 मिलियन को डिवाइड कर दें 8,000 से, 62500। इतने हैं जो टोटल यूनिट्स ऊपर इनकम स्टेटमेंट में आ रहे हैं। इनमें से कारपेट कितने और रग्स कितने? 1:4 में बांट दें तो कारपेट के यूनिट्स आ जाएंगे 62,500 1/5 12500 और रग्स के यूनिट्स आ जाएंगे 50,000। तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी 18,000 इंटू प्लस 3,200 इंटू 50,000, 385,000 65। ये आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, समझ आई बात? अब चाहिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कारपेट का कितना? 6,000, 24 माइनस 18 या 24 का 25%, 6,000। रग्स का कितना? 800, 4 का 20% कर लें या इसमें से 32 माइनस कर लें, 800। वेटेड एवरेज किस रेशो में? वही 1:4, तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन जाएगा 6,000 इंटू 1/5 प्लस 800 इंटू 4/5। 1840 और 35326। ये आ गया कंबाइंड ब्रेक इवन, लेकिन प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो इसको 1:4 में बांट लेते हैं। ये तो जरा वर्किंग्स का ज्यादा रश मच गया, इसी में आगे चल रहा हूं। प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन हमने निकाला है यूनिट्स, लेकिन रिक्वायर्ड है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कारपेट्स का ब्रेक इवन क्या बना? इसको रेहान, इसको 1/5 और 4/5 जी। ये मैंने उस कंबाइन को 1:4 में बांटा है,
लेकिन ब्रेक इवन पूछा है अमाउंट में, तो 24,000 और 4,000 16,956 ये और 4 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में पूछिए जी। बजटेड माइनस ब्रेक इवन, तो कारपेट के बजटेड यूनिट्स कितने? 12,500 माइनस ब्रेक इवन 5,435 और रग्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड 50 माइनस ब्रेक इवन 21। ये हुआ है पार्ट ए और अभी ही होगा अभी पार्ट बी। ना 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 अभी ये सवाल आपका होमवर्क है, 4-4 बार लिख के अबू से साइन करा के भी लाने, यही सवाल होमवर्क है। क्या एग्जांपल दिया जो आपने लेक्चर नंबर 82 में शायद पता नहीं। हाँ तो मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन ऐसे ही होता है ना। अच्छा इस सवाल की मुश्किल में क्या शामिल था कि टोटल फिक्स कॉस्ट तक पहुंचना मुश्किल है, बाकी तो मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन सिंपल प्रोसीजर ही चला है। जी किधर चाहिए कैमरा? इधर। जल्दी जल्दी भी पार्ट बी है बड़ा ही खूबसूरत। चलें इधर आ जाए। इसमें कुछ पूछना है तो पूछें। पार्ट बी, अगर हम कमाना चाहते हैं पैट कितना 10% ऑफ सेल्स, तो कितने यूनिट्स बेचें? हम कितने यूनिट्स बेचें कि जो पैट आए वो सेल्स का 10% हो? कौन सी सेल्स का? पार्ट बी में पूछा है कि हम कितने यूनिट्स बेचें कि पैट उतना आ जाए जो सेल्स के 10% के बराबर हो। कौन सी सेल्स? जो ऊपर गिवन है तो वैसे ही बता देता 50 मिलियन प्रॉफिट कमाए, तो इतनी साइंस लगाने की क्या जरूरत है? वो जो ऊपर लिखी हुई है उनका 10%। हाँ जी भाई, हम पार्ट बी में जितने यूनिट्स निकालने लगे हैं तो उन यूनिट्स की सेल जितनी होगी उसका 10% पैट हो, तभी साइंस हुई ना। वरना अगर वो ये कह रहा है कि वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो जो सेल्स नजर आ रही है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका स्क्वायर लें, फिर जो स्क्वायर रूट आए फिर उसको 2 से डिवाइड करें, फिर उसका 10%, ये आना चाहिए। ये थोड़ी टारगेट बनता है। जब वो वर्डिंग बता रहा है कि 10% ऑफ सेल्स, बताएं कितने यूनिट बेचे हैं कि जो प्रॉफिट आए वो 10% ऑफ सेल्स आए। कौन सी सेल्स? जो हम टारगेट जानना चाह रहे हैं। ये नहीं अभी कर रहे हैं। ये पार्ट बी की जो अंग्रेजी लिखी हुई है, ये बच्चे इसका ये मतलब लेते हैं और अभी भी कुछ बच्चे होंगे जिसमें मुतमईन नहीं होंगे। इसकी अंग्रेजी दोबारा पढ़ ले। हो सकता है किसी को स्टिल लग रहा हो कि जो ऊपर टेबल में सेल्स दी हुई है उसके 10% के बराबर कहा जा रहा है। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट में
पैट 10% कौन सी सेल्स का, जो हमने निकालनी है, क्योंकि अगर जो ऊपर बजट है तो ये कोई रिलेशन बनता नहीं ना कि बताएं कितने यूनिट्स बेचे हैं कि उस 500 मिलियन का 10% के बराबर पैट कमा लें। कोई डिजायर ये बनती नहीं ना कि डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना हो। तो हम उतना प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, उतनी सेल करना चाहेंगे कि जब इनकम स्टेटमेंट बन के एंड पे प्रॉफिट निकले। ये इसका 10%। ये है पार्ट बी की वर्डिंग कि आपसे पूछना है कि हम कितने यूनिट्स बेचें कि इनकम स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट निकले वो सेल्स का 10% हो। कौन सी सेल्स का? जो हम उतने यूनिट्स बेच के सेल की अमाउंट निकालेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन ये बन जाएगी, यूनिट्स निकालने, टारगेट प्रॉफिट कौन सा वाला फार्मूला? यूनिट्स वाला, यानी सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट सोल्ड माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीबीटी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा कंट्रीब्यूशन है ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल है तो यहां क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो ये नहीं पता, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। तो यूनिट्स को कहा है मैंने तो एक्स यूनिट्स को कहा है, तो यूनिट्स का 10% तो नहीं करना। ये देखें आप, टारगेट पीबीटी बना रहा हूं, एक्स क्या है? जितने यूनिट्स बेच रहे हैं। ये क्या हो गया? तो टोटल यूनिट्स इनटू एवरेज सेल प्राइस क्या आ जाएगा? टोटल 8000 सेल प्राइस पर यूनिट, एवरेज इनटू यूनिट्स करेंगे तो टोटल सेल्स आएगी ना। ये हमारी टोटल टारगेट सेल्स आ जाएंगी। इनके 10% के बराबर पैट होना चाहिए, लेकिन वो पैट है, हमें तो पीबीटी चाहिए, डिवाइडेड बाय 64। ये टारगेट पीबीटी बन रहा है। इसको करें जितना को सॉल्व होता है। एक्स नहीं हो रहा तो एक्स को साइड पे कर दें, बाकी कर दें जी। 1230.7x टारगेट पीबीटी इज इक्वल टू दिस 1230.7x और ये x से कट जाएगा। सही करें सॉल्व। 107692। ये हमारे वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए कि जितने बेचेंगे तो टारगेट पूरा होगा, लेकिन ऑफ ईच प्रोडक्ट इसको 1/4 में बांट देंगे। तो कारपेट के बेचेंगे 106692 और रग्स के बेचेंगे 106692 4/5 2133885535। ये था पार्ट बी। यही सवाल आपका होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।